हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 21 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 20 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और खासकर यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं आपके, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ जितने भी एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये। तो जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था इनको 2006 में, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए, जगत सिंह चौधरी जो है, इनको जंगली भी कहा जाता है, कह सकते हैं इनका उपनाम जो है वो क्या है, जगत सिंह चौधरी जंगली, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो इनका निवास स्थान जरूर याद रखना। तो ये है कोट मल्ला। कहाँ के? कोट मल्ला। रुद्रप्रयाग के जो है ये रहने वाले हैं, ठीक है। कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के जो है ये रहने वाले हैं। इन्होंने जो है खेती के लिए मिश्रित वन खेती मॉडल अपनाया, ठीक है। इन्होंने खेती के लिए मिश्रित वन खेती मॉडल अपनाया। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो विश्वेश्वर दत्त शकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला। तो ये पुरस्कार मिला था इनको 1986 में। कब मिला था? 1986 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार जो होता है, ये किस क्षेत्र में मिलता है, तो आप याद रखना, ये पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है। किसमें? पर्यावरण के क्षेत्र में। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का जन्म जो है जून 1922 में हुआ था, ठीक है। जून 1922 में हुआ था। कहाँ पर? टिहरी में। कहाँ पर? टिहरी में। जो नागेंद्र शकलानी है ना, ये उनके छोटे भाई हैं, याद रखना। जो नागेंद्र शकलानी थे, ये उनके छोटे भाई हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? उत्तराखंड का वृक्ष मानव। उसके अलावा इनको कहा जाता है वन ऋषि, ठीक है। वन ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता है। वन ऋषि के अलावा इनको पहाड़ का माझी, याद रखेंगे, पहाड़ का माझी, ठीक है। तो इन तीन उपनाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है इसमें, अपना गांव अपना वन योजना। ये जो है वन भूमियों से अतिक्रमण हटाना और उस पर वृक्षारोपण करना, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। वन पंचायत, तो देखिए इसमें कुल सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल सही है। तो आप याद रखना, वन पंचायत में कुल 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? 6 जून 2006 को हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और पौधरोपण नीति अपनाने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य था, ठीक है। नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना पलायन को रोकने के लिए है। देखिए, पलायन को रोकने के लिए नहीं है, नागरिक एवं स्वयं वन विभाग योजना के अंतर्गत, ठीक है। वन विकास योजना के अंतर्गत जो नागरिक एवं स्वयं वन है, ठीक है, स्वयं वन है, इनको वन विभाग को हस्तांतरित करके उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना है, ठीक है। वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना है। अगला क्वेश्चन है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कभी इसकी देखिए स्थापना पूछी जाती है, ठीक है, और कभी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की। कई तरीके से जो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1982 में। देखिए 1982 सभी को याद रहता है, लेकिन अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन बनाया तो वो, ठीक है, महीने का भी नाम देगा। तो आप याद रखना,
मार्च 1982 में, ठीक है। और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? उस जगह का नाम भी आपने याद रखना है, उफेर खाल, ठीक है। एक जगह पड़ती है उफेर खाल, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में, ठीक है। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना मार्च 1982 में उफेर खाल गांव पौड़ी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखना, सच्चिदानंद भारती जी। कौन थे? सच्चिदानंद भारती जी जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान के मुख्य उद्देश्य की बात करें कि हाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो बरसाती पानी होता है, बरसात का पानी, वो जो है पहाड़ों से बहकर ऐसे निकल जाता है, मतलब बेकार चला जाता है। तो बरसाती पानी को जल तालाब में, यानी जो जल तलैया होती हैं, तालाब होते हैं, उनमें रोककर उसका सदुपयोग करना, ठीक है। ये इसका दूधातोली लोक विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा देखिए जो सच्चिदानंद भारती जी हैं, उन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना, जो पहाड़ी राखो आंदोलन था, ठीक है, पहाड़ी राखो आंदोलन, ठीक है। तो पहाड़ी राखो आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो सच्चिदानंद भारती जी से। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में, 1989 में। और इसका उद्देश्य भी क्या था? पानी की कमी को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, इको टास्क फोर्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इको टास्क फोर्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वनों को सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देना, बिल्कुल सही है। वनीकरण में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। इको टास्क फोर्स का गठन 2004-05 में हुआ था। देखिए 4-5 में नहीं हुआ था। इको टास्क फोर्स का जो गठन है 2008-09 में हुआ था। कब हुआ था? 2008-09 में जो है इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना है ये कब हुई? तो देखिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि 35 है या 36 है। तभी तो कहते हैं अगर रिवीजन कर रखा है ना आपने, क्वेश्चन कर रखे हैं इस तरीके से, तो आप सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। कब? 1936 में। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है और एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, देखिए काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिस समय स्थापित हुआ था, ठीक है, कब? 1936 में। तो किस नाम से स्थापित किया गया था? हैली राष्ट्रीय उद्यान, यानी हैली नेशनल पार्क के नाम से जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है 6, बिल्कुल सही है। राज्य में वन्यजीव विहार है 7, बिल्कुल सही है। राज्य में संरक्षण आरक्षित है 4, बिल्कुल सही है। राज्य में उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान 2 है, देखिए 2 नहीं है। राज्य में उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है 1, और ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब रखा गया? ठीक है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब रखा गया? तो ये रखा गया था 1957 में, ठीक है, 1957 में। अब देखिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है, किस नाम से? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। उसके बाद यानी स्वतंत्रता के बाद कह सकते हैं कि 1947 के बाद इसका नाम क्या रखा गया था? रामगंगा, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? देखिए आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 वन्यजीव विहार है। इनकी आपको स्थापना, क्षेत्रफल और कहाँ पर ये स्थित हैं, ठीक है, किन किन जिलों में स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मिलान में ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 520.9
वर्ग किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका विस्तार जो है वो 2 जिलों में है, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो 2 जिलों में है, ठीक है। पहला है पौड़ी, ठीक है, पहला है पौड़ी और दूसरा है नैनीताल, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है नैनीताल। अब पौड़ी में जो है देखिए क्वेश्चन बनता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तब आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी, ठीक है। कितना है यहाँ पे? 312.76 वर्ग किलोमीटर। वही नैनीताल में इसका क्षेत्रफल कितना है? 208.8 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ बनाया गया है, या कह सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ये है ढिकाला, ठीक है। अगर देखिए आपको ऑप्शन में ढिकाला नहीं मिलता है, बाई चांस अगर ऑप्शन में आपको ढिकाला नहीं मिलता है तो ये मिलेगा आपको रामनगर। क्या मिलेगा? रामनगर, क्योंकि ढिकाला जो है रामनगर के पास में ही है, ठीक है। ढिकाला जो है ये रामनगर के पास में ही है। और देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो भी कौन कौन मतलब कहाँ पर है? रामनगर में ही स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो रामनगर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? याद रखना, कई बार ये पहले भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी नहीं बहती है? ये नहीं जरूर देख लेना, क्योंकि नहीं जो है हमको फंसवा देता है, ठीक है। हम नहीं पढ़ते नहीं है और सीधा आंसर लगा देते हैं, हो गया गलत। तो देखिए जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन कौन सी नदी होकर बहती है, तो सबसे पहले याद रखो पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। पहली है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, ये मध्य से होकर बहती है। दूसरी इंपोर्टेंट है कोसी, ठीक है, कोसी नदी। तीसरी है सोना नदी, ठीक है, सोना नदी जो पौड़ी में है, ठीक है, सोना नदी। उसके अलावा है मंडल, मंडल नदी, ठीक है। एक है पालेन, पालेन नदी। तो पश्चिमी रामगंगा, कोसी, सोना नदी, मंडल, पालेन, ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती हैं। अब देखिए इसमें पश्चिमी रामगंगा हो गई, मंडल, सोना नदी, लेकिन गोला नदी नहीं है, ठीक है। गोला नदी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब ये नदी जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कौन सा कथन गलत गलत है, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है, बिल्कुल सही है। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि पाटलिदून किस नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है। इस पार्क में राज्य का प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित है, बिल्कुल सही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में राज्य का प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित है। इस पार्क में 780 प्रजातियां नहीं, ये गलत है इसमें, ठीक है। इस पार्क में 570, ठीक है, 570 पक्षी प्रजातियां हैं, ठीक है, 25 सरीसृप हैं और 75 जो है स्तनधारी हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना आप यहाँ से, देखिए सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं वो आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क और उसके बाद फूलों की घाटी। तो ये क्रम आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को कब साइलेंस जोन कब घोषित किया गया, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 बार जो है पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर के 500 मीटर के क्षेत्र को कब साइलेंस जोन घोषित किया गया था? तो आप याद रखना कब किया गया था, तो अप्रैल 2012 में। कब? अप्रैल 2012 में, ठीक है, अप्रैल 2012 में। अगला क्वेश्चन है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया, यानी STPF, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आप याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जो है STPF की फुल फॉर्म भी पूछ रखी है। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया, तो आप याद रखना 2015 में, ठीक है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बाघों की रक्षा के लिए केंद्र की सहायता से, याद रखना, 118 सदस्यीय, ठीक है, 118
सदस्यीय STPF यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022, अब देखिए ये है 2022 की, लेकिन ये 2024 में जो है नरेंद्र मोदी जी ने पेश की थी, ठीक है। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में बाघों की संख्या कितनी है। दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, दोनों ही आप याद रखना, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, दोनों ही आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग MP की, क्योंकि MP में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, कितने, 785, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, कर्नाटक। और यहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, तो ये है 563, कितनी है, 563। तीसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है हमारा, उत्तराखंड। ये क्रम भी आप याद रखना, ठीक है। तो 560। और चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर बाघों की संख्या है 444। तो क्वेश्चन बनेगा कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ठीक है, बाघों के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो ये है तीसरा स्थान। और कुल बाघ पूछे तो आपने याद मतलब रखना है 560, क्या ऑप्शन में लगाना है, 560। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आप देख लीजिए, कि टाइगर रिजर्व के भीतर अगर आपसे पूछता है, एक तो कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, दूसरा अगर पूछ लेता है मतलब अगर राज्य के पूछता है तो वो आप 560 बताना। अगर आपसे पूछ ले टाइगर रिजर्व, कि टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की संख्या में जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है उसमें कौन सा स्थान है, ठीक है। अगर टाइगर रिजर्व के भीतर की बात करें, क्योंकि आपको पता है जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कब बना था, 1 नवंबर 1973 में, ठीक है, 1 नवंबर 1973 में। तो टाइगर रिजर्व के भीतर अगर बाघों की संख्या की बात करता है, ठीक है, तो टाइगर रिजर्व का इसमें कौन सा स्थान है, तो आप याद रखना पहला स्थान है, ठीक है। और कितने बाघ हैं इसके अंदर, 260 बाघ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 है उसके अनुसार, ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का बाघों में कितना स्थान है, तो वो तीसरा है 560 के साथ। अगर पूछता है कि टाइगर रिजर्व के भीतर, ठीक है, टाइगर रिजर्व के भीतर अब बाघों की संख्या में जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है उसका कौन सा स्थान है, तो पहला। और कुल बाघ इसमें कितने हैं कार्बेट टाइगर रिजर्व में, तो 260, ठीक है। तो ये जिस तरीके से आपसे पूछे वैसा आपने इसका आंसर करना है। तो आप याद रखना, कार्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब कब घोषित किया गया था, 1 नवंबर, ये डेट काफी पूछी जाती है, याद रखना, 1973 में। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और जो विश्व टाइगर दिवस, विश्व टाइगर दिवस या इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। और जो 29 जुलाई 2024 की थीम है वो आपने याद रखनी है, बाघों के संरक्षण के लिए कार्यवाही का आह्वान, ठीक है, क्योंकि ये कथन वाले में आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है ये है 472 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें, देखिए इसकी स्थापना बड़ी कंफ्यूजन है, इसकी स्थापना में बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। अब देखिए अगर आप BS नेगी बुक देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको 1980, ठीक है, ये किसमें है, BS नेगी बुक में, ठीक है। और परीक्षावाड़ी की बात करें तो परीक्षावाड़ी में जो है इसका जो स्थापना का वर्ष है वो है 1991, क्या है, 1991। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें यूके PCS और यूके SSS ने कौन सा आंसर सही माना है, 1980 वाला, कौन सा माना है, 1980 वाला जो है सही माना है। तो आपने भी 1980 को ही सही मानना है, ठीक है, 1980 को ही आपने सही मानना है। उसके अलावा PCS 2021 में क्वेश्चन बना था कि टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, ठीक है।
तो ये माना जाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, इसके मध्य से ऋषि गंगा व धौली गंगा नदी बहती है, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह उद्यान 5845 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यही गलत है इसमें, ठीक है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये 5431 मीटर की ऊंचाई पर है, ना कि इसके, ठीक है। तो आपने याद रखना है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है वो गलत है। अब देखिए इसकी स्थापना की बात करें, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और इसका मुख्यालय है जोशीमठ में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोशीमठ में है। और जोशीमठ कहाँ पर है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या कह सकते हैं फूलों की घाटी से देखिए काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर, यही गलत है इसमें, ठीक है। तो ये जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप याद रखना 87.50 वर्ग किलोमीटर। कितना? 87.50 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इसकी स्थापना की बात करें कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1982 में। कब हुई थी स्थापना? 1982 में। और कहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी? तो ये स्थित है चमोली में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो इसका मुख्यालय आपने याद रखना है जोशीमठ में जो है इसका मुख्यालय है। और फूलों की घाटी के मध्य से देखिए पुष्पावती नदी बहती है, कई बार ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फूलों की घाटी के मध्य से पुष्पावती नदी बहती है, जो कामेट पर्वत के पुष्प तोया ताल से निकलती है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने कब की थी? तो देखिए फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में, ठीक है। कब की थी? 1931 में, जब पर्वतारोही, ये पर्वतारोही थे, ठीक है, फ्रैंक स्माइथ कामेट पर्वत चढ़ गए थे, ठीक है। कामेट कामेट जो पर्वत है इसे चढ़ने के बाद में गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर जो है निकल रहे थे, कहाँ पर? बद्रीनाथ की तरफ। जब ये बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने फूलों की घाटी को देखा, ठीक है। फूलों की घाटी को देखा, ठीक है। तो याद रखना फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी? 1931 में। और देखिए फ्रैंक स्माइथ अपने साथ जो है 250 किस्म के फूलों के बीज अपने साथ ले गए थे, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ के निवासी थे? ये अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? कई बार ये क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखना नंदन कानन या नंद कानन, ठीक है। क्या कहा गया है? नंद कानन। उसके अलावा देखिए फूलों की घाटी की उपनाम आपने याद रखने, क्योंकि इनके उपनाम काफी पूछे जाते हैं। तो पहला है गंधमादन, ठीक है। फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है? गंधमादन। बैकुंठ, क्या कहा जाता है? बैकुंठ। भ्यूंडार, क्या कहा जाता है? भ्यूंडार। पुष्पावली, क्या कहा जाता है? पुष्पावली। उसके अलावा पुष्प रसा, क्या कहा जाता है? पुष्प रसा। फ्रैंक स्माइथ घाटी, ठीक है, फ्रैंक स्माइथ घाटी। नंद कानन, केदार जू, एक याद नाम रखना है आपने, केदार जू, ठीक है। तो ये सभी जो है फूलों की घाटी के नाम है, उपनाम, ठीक है, उपनाम। अगला है, कालिदास की किस पुस्तक में फूलों की घाटी को अलका कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो कालिदास की किस पुस्तक में फूलों की घाटी को अलका कहा गया है? तो ये कहा गया है मेघदूत में। किसमें? मेघदूत में। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति था होल्सवर्थ। कौन था? होल्सवर्थ। यानी डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट लेग फूलों की घाटी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए कब आई थी? ठीक है, तो मार्गरेट लेग जो है, देखिए पहले आपको पता है फ्रैंक स्माइथ आए थे, उसके बाद कौन आई थी? मार्गरेट लेग। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली थी? लंदन की। कहाँ की रहने वाली थी ये? लंदन की। तो ये फूलों की घाटी में जो फूल थे उनकी प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए आई थी। कब? 1939 में। कब आई थी? 1939 में। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय क्या है? ठीक है, तो फूलों की घाटी में जो फूलों के खिलने का समय है वो है जुलाई से अक्टूबर। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, देखिए एक है अमेला। अमेला या इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगॉन, या इसको नटग्रास भी बोलते हैं। तो ये जो है मतलब खरपतवार पौधा है। ठीक है, खरपतवार जो है पौधा है, और ये फूलों की घाटी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ये नुकसान पहुंचा रहा है। अगला है, मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? देखिए तीनों क्वेश्चन लगातार आए हैं, मोतीचूर, राजाजी और चीला। तीनों की स्थापना आप याद रखना, क्योंकि तीनों की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। तो मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना, ये की गई थी 1935 में। कहां पर? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। और राज्य के प्रथम वन्यजीव विहार संरक्षण केंद्र के रूप में अगर क्वेश्चन करें कि राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है, तो आप याद रखना मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? देखिए आप पढ़ लेना, राजाजी नेशनल पार्क पूछ रहा है आपसे या फिर राजाजी वन्यजीव विहार पूछ रहा है। पता चले ऑप्शन में आपको मिल रहा है 1983। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको? 1983। और आपने उसको क्लिक कर दिया, भर भी दिया, भाई साहब बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेना पहले आप, राजाजी वन्यजीव विहार की बात कर रहा है या फिर आपसे राजाजी नेशनल पार्क की बात कर रहा है, दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछ लेता है वो कि राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 1948। ठीक है, 1948। अगर आपसे राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा 1983। दोनों को याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, और पढ़ना आराम से, क्योंकि पढ़ते समय ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। अगला है, राजाजी टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो आप याद रखना, राजाजी टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो आप याद रखना 48वां। ठीक है, 48वां। अगर पूछता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का कौन से नंबर का है, तब आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि पहला तो कार्बेट नेशनल पार्क वाला पार्क है। ठीक है, जो हमारा कार्बेट टाइगर रिजर्व है, और दूसरा जो है राजाजी टाइगर रिजर्व है। अगर पूछ लेता भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है, तब आपका आंसर हो जाएगा 48वां। ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया था? तो आप याद रखना अप्रैल 2016 में। ठीक है, अप्रैल 2016 में। कहीं कहीं इसकी डेट जो है वो 15 दे रखी है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये कई बार रिपीट हुआ है, और मतलब क्या माना है आंसर? अप्रैल 2016 जो है राइट माना है। अब देखिए राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1983 में। ठीक है, कब हुई थी? 1983 में। मोतीचूर, राजाजी और जो चिल्ला राष्ट्रीय अभयारण्य उनको मिलाकर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 820.42 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है देहरादून में स्थित। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और जो इसका फैलाव है, राजाजी नेशनल पार्क का जो फैलाव है या विस्तार है, वो है 3 जिलों में। ठीक है, 3 जिलों में। ठीक है, पहला है देहरादून,
दूसरा है पौड़ी और तीसरा है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए है ये? हाथियों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है ये हुई थी 1989 में, 1989 में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और इसका क्षेत्रफल है 2390 यानी 2390 वर्ग किलोमीटर, और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन अगर बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपसे नया पूछे बड़ा पूछे दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश के लिए सिंगल विंडो पथिक शुरू किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश के लिए सिंगल विंडो पथिक शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के लिए। और इसको किस वर्ष शुरू किया गया था, इस डेट को आप जरूर याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2014 में। कब शुरू किया गया था? 2014 में। तो ये थे आज के 32 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके SSC के वीडियो, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।